नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर, नाक रगड़कर अपने सबसे ताकतवर ऑफिसर संजय मिश्रा ईडी चीफ के लिए 45 दिन का कार्यकाल बढ़वा लिया। आप कह सकते हैं कि 15 सितंबर 2023, 1.5 महीने बाद 15 सितंबर 2023 रात 12 बजे तक संजय मिश्रा इस देश के ईडी चीफ रहेंगे। रात 12 बजे से पहले उनको कुर्सी छोड़नी होगी। कुल मिलाकर 45 दिन बचे हैं संजय मिश्रा के पास और 5 इंपॉर्टेंट टारगेट पूरे करने हैं उनको, जिसमें से पहला टारगेट आज मोदी जी ने उस टारगेट का ऐलान कर दिया। जी हां, मोदी जी ने इधर टारगेट का ऐलान किया और उधर कुछ ही घंटे में संजय मिश्रा को 45 दिन मिल गए। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। मोदी जी लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं। मोदी जी ये जो लाल डायरी के बारे में बता रहे हैं, बल्कि यूं कहें धमकी दे रहे हैं कि ये जो लाल डायरी है, इसके अगर पन्ने खुल गए तो फिर कई लोग, कई नेता कांग्रेस के निपट जाएंगे और जाहिर तौर पर ये लाल डायरी संजय मिश्रा के पास ही पहुंचनी है, या हो सकता है पहुंच चुकी होगी। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। अब मोदी जी बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि अगर लाल डायरी के पन्ने खुले तो कई लोग निपटा दिए जाएंगे और शायद इन्हीं लोगों को निपटाने के लिए ईडी चीफ संजय मिश्रा के लिए 45 दिन मांगे गए। प्रधानमंत्री की उस लाल डायरी का जिक्र करना आज भाषण में, उसके पहले स्मृति ईरानी का उस लाल डायरी का जिक्र करना, और वो लाल डायरी लाई कैसी है जो गुढ़ा साहब ने जो बोली है, जो इनके एक राठौर करके जो नजदीकी थे अभिषेक और अशोक गहलोत के, जो अशोक जी के बेटे हैं, इनके घर पे रेड होती है इनकम टैक्स की, उसमें एक लाल डायरी का जिक्र है। अब दोस्तों, मोदी जी का टारगेट सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, क्योंकि सिर्फ राजस्थान जीतने से मोदी जी 2024 नहीं जीत पाएंगे। इसलिए जो टारगेट हैं, बाकी के जो टारगेट हैं, बाकी का जो उनका निशाने पे लोग हैं, उसमें ज़्यादातर लोग राजस्थान के बाहर हैं और कुछ बड़े नेता उसमें हैं। उसका तो खुलासा मैं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि अब मोदी जी ने लाल डायरी का जिक्र छेड़ा है, तो इस लाल डायरी पर भी मैं आपसे चंद सेकंड चाहता हूं कि ये लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसके पीछे कौन है और ये लाल डायरी ईडी तक इसके तार कैसे जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि पहले आप ये तस्वीर देखिए। अब ये जो साहब हैं, इनका नाम है राजेंद्र सिंह गूढ़ा। अब राजेंद्र सिंह जो थे वो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके बहुत खास रहे, उनके सारी डीलिंग भी करते थे। राजेंद्र सिंह की कहीं खटपट हो गई और जब खटपट हुई तो गहलोत साहब ने उनको किनारे कर दिया और राजेंद्र सिंह जो हैं फिर दिल्ली दरबार से जुड़ गए। कहीं ना कहीं उनके तार गुजरात लॉबी तक पहुंच गए। अब लोग कहते हैं कि जो लाल डायरी है ये राजेंद्र सिंह के पास है और इस लाल डायरी में कई ट्रांजैक्शंस हैं, कई लेन देन हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस एमएलए को कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए, पैसे आया कहां, पैसा गया कहां, सब कुछ था। अब दोस्तों, इस डायरी में, राजेंद्र सिंह की इस लाल डायरी में भले ही कुछ ना हो, भले ही सब झूठ हो, सारी एंट्रीज फेक हो, फर्जी हो, लेकिन साहब अगर ये डायरी अगर संजय मिश्रा के हाथ में लग जाए तो संजय मिश्रा जो छूते हैं उसी को चार्जशीट बना देते हैं। तो संजय मिश्रा की यही खासियत है और शायद इसीलिए मोदी और शाह हर कीमत पर संजय मिश्रा को कुर्सी पर रखना चाहते हैं, ईडी की कुर्सी पर। दोस्तों, अभी तो आपको सिर्फ एक टारगेट पता लगा है। टारगेट पर कई बड़े नेता हैं, संजय मिश्रा के टारगेट पर, मोदी जी के टारगेट पर, और यहीं से एक सवाल
खड़ा होता है, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, कि क्या 15 सितंबर 2023 तक कई बड़े नेता को संजय मिश्रा जेल भेज देंगे? क्या ईडी कई नेताओं को निपटा देगी और सारे नेता इंडिया के होंगे, विपक्ष के होंगे? तो क्या विपक्ष टूट फूट जाएगा 15 सितंबर तक? क्या विपक्ष बिखर जाएगा 15 सितंबर तक? या फिर मोदी का यह दांव उल्टा पड़ने जा रहा है? टारगेट नंबर 2, भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। अब इत्तेफाक यह है कि पहला जो टारगेट है जिसका आज मोदी जी ने ऐलान किया, अशोक गहलोत, वो भी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के हैं, वो राजस्थान से हैं, और ये भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से। अब ये दो मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही क्यों हैं? क्योंकि नवंबर दिसंबर में 3 बड़े राज्यों में हिंदी हार्टलैंड के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मैं तेलंगाना को नहीं गिन रहा हूँ। अब ये जो तीनों राज्य हैं, यहीं पर भाजपा और कांग्रेस की आर पार की लड़ाई है। और अगर मोदी जी ये लड़ाई हारते हैं हिंदी हार्टलैंड में, तो आप कह सकते हैं कि 24 का जो परसेप्शन उनके हाथ से निकल जाएगा। और इसलिए छत्तीसगढ़, जहां बड़ी बुरी स्थिति है मोदी जी की, बीजेपी की, वहां पर जीतना अगर है तो भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। और अशोक गहलोत, जिनका कंप्रोमाइज़ सचिन पायलट से हो गया है, वो भी मजबूत बैटिंग कर रहे हैं, निपटाना उनको भी है अगर राजस्थान जीतना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की नाव वैसे ही डगमगा रही है। अब सवाल इस बात का है कि संजय मिश्रा की एक बहुत बड़ी टीम, जो हमें जानकारी मिली है, वो रायपुर में कैंप कर रही है। और भूपेश बघेल के कई पसंदीदा अधिकारी, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई IAS अधिकारी, उनकी घेराबंदी हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त संजय मिश्रा यानी ईडी सबसे बड़ा ऑपरेशन जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से संभाला जा रहा है, वो रायपुर में चल रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। और उसका एक ही टारगेट है, भूपेश बघेल, और डेडलाइन है 15 सितंबर रात 12 बजे से पहले। अब दोस्तों, जिस इंडिया में, जिस विपक्ष के मोर्चे में 26 से ज़्यादा पार्टियां हों, वहाँ सिर्फ टारगेट पे 5 नेता कैसे हो सकते हैं? टारगेट पे तो दर्जनों है। मैंने सिर्फ इसलिए 5 लोगों की बात करी क्योंकि ये टॉप 5 टारगेट्स हैं, टॉप 5 टारगेट्स हैं। 2 मैंने आपको बता दिए, 3 और बताने जा रहा हूँ। और ये 3 वो लोग हैं जिनके आप कह सकते हैं फाउंडेशन पर इंडिया खड़ा है, या यूं कह सकते हैं कि इंडिया के जो पिलर हैं 3, अगर आप राहुल गांधी और खड़गे और कांग्रेस, इनको अगर आप अलग कर दीजिए, तो जो 3 बड़े पिलर हैं, 3 बड़े मोटिवेटर्स हैं, वह हैं शरद पवार, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। और जाहिर तौर पर शरद पवार का तो आप जान ही रहे हैं, एनसीपी को पूरी तरह से ब्रेकअप कर दिया है उसका। नीतीश, मैंने कल ही आपको बताया था कि जेडीयू पर टारगेट है। जेडीयू के कई ऐसे लोग जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, नॉट नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का अभी तक का कैरियर निष्कलंक है, उन पर कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। इसलिए मोदी जी जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, फाइनेंसर टाइप, छुटभइये नेताओं के या उनके मंत्रियों के, उन पर छापेमारी हो चुकी है और उन्हीं की अब घेराबंदी हो रही है। तो किसी तरह से नीतीश को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और नीतीश के साथ साथ घेराबंदी तेजस्वी की भी ईडी कर रही है। पूछताछ हो चुकी है और किसी भी पल, किसी भी समय तेजस्वी का ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं सत्ता के गलियारे में जो ईडी की खबर रखते हैं। ममता बनर्जी, टारगेट नंबर 3। अभिषेक बनर्जी जो इनके भतीजे हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे मनीष सिसोदिया केजरीवाल की पार्टी आम आदमी संभालते थे, वैसे अभिषेक बनर्जी ही नंबर 2 हैं टीएमसी में। और अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जेल जा चुके हैं। बारी अभिषेक बनर्जी की है और डेडलाइन है सितंबर 15। अब मैं और टाइगर इस पूरे ऑपरेशन को तो आज डिकोड करेंगे, तह में जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे, एक एक फैक्ट आपके सामने रखेंगे। क्या होगा, क्या मोदी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि हम सब खुलकर बात करते हैं, आपसे जो भी गुफ्तगू होती है खुलकर होती है, तो एक सवाल और है जिसको मैं छुपाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूँ। और सवाल वो है कि लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा थी कि अगर चंद्रचूड़ की अदालत में मोदी सरकार गई होती तो संजय मिश्रा को कतई एक दिन न मिलता, एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलती।
लोग कह रहे हैं क्योंकि अब जस्टिस गवई की अदालत में थे, अब जस्टिस गवई को किसी तरह से इम्प्रेस कर लिया या उनको कुछ ऐसा बता दिया उनके कान में या उनको ऐसा रिपोर्ट दी कि साहब नेशनल इंटरेस्ट की बात है, देश हित की बात है, सुरक्षा की बात है, इसलिए ईडी चीफ को 45 दिन दे दीजिए, हमें कई बड़े ऑपरेशन करने हैं पाकिस्तान में। इस तरह की बातें कही गई होंगी, ऐसी चर्चा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कई गवई साहब जो है, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता कि वो भाजपा से मिले हुए हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उनके कनेक्शन गुजरात के हैं, कुछ इस तरह की भी चर्चा है। बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा कि अगर चंद्रचूड़ होते, मैं कोई टिप्पणी गवई साहब के जजमेंट पे, ऑर्डर पे नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ये रीढ़ की हड्डी वाला चंद्रचूड़ इसकी अदालत में हुआ होता ये मामला, तो बैरंग लौटना पड़ता मोदी सरकार को। और दोस्तों असली सवाल, द रियल क्वेश्चन, कि ये जो 45 दिन हैं इसमें मोदी जी के जो खासम खास हैं, अलादीन हैं, संजय मिश्रा, ये ऐसा कौन सा करिश्मा कर देंगे, कौन सा अजूबा कर देंगे कि वो इंडिया के हाथ से बाजी छीन लेंगे या मोदी जी को 24 की ट्रॉफी दे देंगे, 15 सितंबर को ही दे देंगे। मुझे लगता है कि जब वक्त ख़राब चलता है, समय ख़राब चलता है, तो फिर चाहे आपको कोई 45 दिन दे, 45 हफ्ते दे या 45 महीने दे, समय ख़राब है तो अक्सर हर दांव उल्टा पड़ता है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का दांव क्यों उल्टा पड़ेगा और क्या उल्टा पड़ सकता है, टाइगर से बेहतर शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि हिम्मत चाहिए जब आप मोदी को डिकोड कर हमारे साथ हैं। टाइगर, पहला सवाल, 45 दिन की मोहलत तो मिल गई, लेकिन 45 दिन में जो टारगेट दिए गए हैं संजय मिश्रा को कि आपको दो मुख्यमंत्री हैं उनको भी सूली पे लटका देना है, आपको जेडीयू और आरजेडी का भी हिसाब किताब कर देना है, आपको ममता बनर्जी को भी सबक सिखाना है, आपको लगता है कि ये जो अलादीन है, ऐसा ना हो जाए कि सारे के सारे ऑपरेशन अलादीन के, संजय मिश्रा के बूमरैंग कर जाए, उल्टा साबित हो? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर दांव उल्टा पड़ रहा है मोदी को इस वक्त। दीपक भाई, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय में एक बात उन्होंने कही, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के हित में एक्सटेंशन दिए जाते हैं। ये राष्ट्र का हित जो है वो रेखांकित होगा इन 45 दिनों में। इस 45 दिनों में ये होगा कि राष्ट्र माने नरेंद्र मोदी है, राष्ट्र माने भाजपा है, राष्ट्र माने सत्ता पक्ष है, राष्ट्र माने 145 करोड़ देश है, या राष्ट्र माने संविधान है। ये इन 45 दिनों में संजय कुमार मिश्र को रेखांकित करना होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है टाइगर कि इस राष्ट्र हित का मतलब ये ना हो कि भाई अशोक गहलोत को पकड़ो, इस राष्ट्र हित का मतलब ये भी होता है कि भूपेश बघेल, जिससे हम पूरी तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी जिस एक शख्स से छत्तीसगढ़ में परेशान है वो भूपेश बघेल, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इनको किसी तरह से सलाखों के पीछे डालो, बिहार में वही हाल करो जो महाराष्ट्र में किया है। ऐसा ना हो कि राष्ट्र हित का मतलब मोदी जी की सत्ता और कुर्सी को बचाना, कि तू मेरी कुर्सी बचा, मैं तेरी कुर्सी बचाता हूं। मोदी जी संजय मिश्रा की कुर्सी बचा रहे हैं और संजय मिश्रा मोदी की। एक और टेक्निकल बात बता दूं मैं आपको, टेक्निकल है ये, मतलब ये थोड़ा छिचोरापन होगा, मोदी जी जैसे करते वैसा। राष्ट्रहित, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, कहीं इस 45 दिनों में उस बेंगलोर वाले इंडिया का तो हाल बुरा करने नहीं जा रही है जी, जो गठबंधन का नया फ्रंट बना है, क्योंकि टारगेट पे बंगाल है, बिहार है, टारगेट पे छत्तीसगढ़ है और टारगेट पे राजस्थान है। प्रधानमंत्री की उस लाल डायरी का जिक्र करना आज भाषण में, उसके पहले स्मृति ईरानी का उस लाल डायरी का जिक्र करना, और वो लाल डायरी लाई कैसी है जो गुढ़ा साहब ने जो बोली है, जो इनके एक राठौर करके जो नजदीकी थे अभिषेक और अशोक गहलोत के, जो अशोक जी के बेटे हैं, इनके घर पे रेड होती है इनकम टैक्स की, उसमें एक लाल डायरी का जिक्र है, ऐसा ये गुढ़ा कहता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 150 सीआईएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग सॉरी, वहां सुरक्षा में थे, उसके बीच में फिल्मी स्टाइल में जाके इन्होंने वो डायरी चुराई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीज की हुई एटम में से चुराने की डकैती की है इसने, और रिकॉर्ड पे कह रहा है एक विधायक। और वो लाल डायरी मुझे जलाने के लिए बोली थी, मैंने जलाई नहीं।
क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 सालों से अपने यहाँ की डायरी चोरी हो गई ये पता ही नहीं है? यदि नहीं है तो उन्होंने कहीं एफआईआर लॉन्च की है? नहीं क्यों जी। तो क्यों नहीं की है? कोई संज्ञान लिया है? कोई पेपर मूव हुआ है? या लाल डायरी ही है ही नहीं? ऐसा अब तो नहीं है ईडी के टाइगर, टच में ये लाल डायरी लिखी तो नहीं जाएगी अब? मैं वही कह रहा हूं कि ये लाल डायरी जो है, इसको अब लगता है संजय मिश्रा इन 45 दिनों में पढ़ेंगे, जो भी उसमें एंट्री ऐड करनी है एंट्री ऐड होगी, और फिर राजेंद्र सिंह जो है वो गवाह बनेंगे, विटनेस बनेंगे। इस तरह की चर्चा हो रही है जयपुर में, इस तरह की बिल्कुल चर्चा हो रही है दिल्ली में। ये बिल्कुल मुमकिन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के कई अफसर, कई छत्तीसगढ़ के नेता ईडी के रडार पे है। लोग अरेस्ट है, लोगों को नोटिस इश्यू हो गए, संपत्ति जब्त हुई है। ये एक टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट अशोक गहलोत है, जो मुझे लगता है ये 5-10 दिन में इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तीसरा टारगेट जो आपने कहा, जो आरजेडी जी है तेजस्वी को लगातार पूछताछ चल रही है, वो हो गया है। नीतीश, अब नीतीश कुमार भले ही पाक साफ हो, लेकिन नीतीश कुमार के आए बाएं जो लोग हैं, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट है। उनके नजदीकी लोगों की यहाँ रेड हुई है, उनको बुलाया गया है। वो यदि नीतीश कुमार पे प्रेशर करेंगे कि भैया हमको तो जान, जैसा शरद पवार के यहाँ प्रेशर हुआ, वैसे ही जो मुझे शरद पवार की स्टोरी नीतीश कुमार के साथ रिपीट होती हुई दिखाई देती है। और उधर अभिषेक, क्योंकि ममता, अभिषेक शरद बनर्जी, पवार, बनर्जी, यदि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और शरद पवार ये टूट जाए तो इंडिया होना कोई मायना नहीं रखता। और मोदी जी यही चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी में वो दम ही नहीं है। मोदी जी की वो पोजीशन ही नहीं है कि विपक्ष को सर पे ले ले, विपक्ष के साथ आर पार की लड़ाई कर ले। उन्हें मालूम है कि वो हारा हुआ युद्ध लड़ने जा रहे हैं। यदि ये युद्ध जीतना है तो आपको तोड़ो और राज करो। अंग्रेजों का जो एक मंत्र था इस देश पे चलाया उन्होंने, वही फोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो। ये अंग्रेजों को गाली देते हैं, ये इंडिया शब्द को गलत मानते हैं। हालांकि आज खुद उन्होंने क्विट इंडिया कहा है एक जगह पे। जी टाइगर, मैं आपकी बात जो समझ रहा हूं, आपका ये कहना है कि अगर विपक्ष की एकता को तोड़ना है, इंडिया को तोड़ना है, तो सबसे पहले मोदी जी को 3 लोग चाहिए। नंबर 1 पर उनको शरद पवार, जिनको पूरी तरह से आप देख ही रहे क्या हाल कर दिया शरद पवार की पार्टी का। सेकंड टारगेट नीतीश कुमार है कि अगर नीतीश कुमार को टारगेट कर दिया तो बिहार में स्थिति ठीक हो जाएगी। और तीसरा ममता, यानी आप कह रहे हैं कि अगर ममता, नीतीश और शरद पवार ये 3 मिल गए संजय मिश्रा को, ईडी के डायरेक्टर को, तो बहुत कुछ, मतलब बहुत भारी नुकसान होगा इंडिया का। दूसरा, अगर 2 मुख्यमंत्री मोदी जी को मिल गए, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो बहुत स्ट्रांग बैटिंग कर रहे हैं भूपेश बघेल, और अगर उनको अशोक गहलोत मिल गए, वो भी बहुत मजबूत बैटिंग कर रहे हैं। सचिन पायलट और अब अशोक गहलोत में बहुत सी बात भी बन चुकी है। तो मोदी जी को ये 5 लोग चाहिए, 5 पांडव चाहिए इंडिया से जुड़े हुए। आपको लगता है कि इन 5 पांडव का ऑपरेशन करने के लिए आज सरकार ने जिस तरह से मिसलीड करने की सुप्रीम कोर्ट को कोशिश करी कि साहब हमें तो पाकिस्तान भी देखना है, हमें तो आतंकवाद भी देखना है, हो सकता है दाऊद इब्राहिम का भी नाम ले लिया हो कि साहब हमको महीना भर दे दीजिए, तो ये संजय मिश्रा दाऊद इब्राहिम को ले आएगा। क्योंकि जो जज साहब है उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं अब आपको समय नहीं दे सकता, अब कुर्सी छोड़नी होगी। तो जब हिंदुस्तान के हित की बात की गई, तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, राष्ट्र हित की बात है, आप इतना बड़ा काम अगर देश के लिए करने जा रहे हैं, तो मैं ये आपको मोहलत देता हूं। क्या एक सरकार सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से मिसलीड कर रही है? और क्या संजय मिश्रा को कहा जा रहा है कि साहब वो दाऊद इब्राहिम पकड़ लाएंगे या पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे FATF की बैठक में? आपको लगता है कि ये सब कुछ बेमानी है और जो मॉरलिटी है गवर्नमेंट की, उसका बहुत स्तर नीचे चला गया है? दीपक भाई, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी आपको भी क्या हो जाता है, मोरलिटी शब्द का कुछ लेना देना है क्या वर्तमान सरकार से? ये सरकार 2014 से मैं तो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशन है। कहाँ रह गए 2014 के बाद? कहाँ इंस्टीट्यूट रह गए? कौन सी इंस्टीट्यूशन रह गए, बताइए मुझे। ये तो भला हो चंद्रचूड़ साहब का कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को अभी जिंदा रखा है। टाइगर, जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि 15 सितंबर तक का वक्त है, रात 12 बजे मिडनाइट 15 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ना हम आपकी कोई एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे सरकार की, ना ही हम
अब संजय मिश्रा पे एक लफ्ज सुनना चाहेंगे, 12 बजे रात 15 सितंबर के बाद इस आदमी को कुर्सी से उतारो। तो अगर हम देखें तो 45 दिन हैं, 31 जुलाई से 15 सितंबर तक। ये 45 दिन क्या आपको लगता है इंडिया के लिए, अपोजिशन के लिए बहुत भारी होने वाले? क्या बहुत उथल पुथल होगी, पर्दे के पीछे तलवारें चलेंगी? और आपको लगता है कि संजय मिश्रा का ऑपरेशन अब फेल होने वाला है, अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अति हो चुकी है अब ईडी के छापों की? दीपक भाई, ये फेल हो चुका है, क्योंकि आपने शिवसेना तोड़ी, फेल हो गया। आपने संजय मिश्रा फेल नहीं हुए, उन्होंने जो टास्क दिया वो उन्होंने पूरा किया। टास्क गलत दिया गया था, आकलन गलत था। शिवसेना टूटेगी, उद्धव घर बैठेंगे, गलत था। एनसीपी टूटेगी, शरद घर बैठ जाएंगे, गलत था। आरजेडी के लोगों को प्रताड़ित करो, केजरीवाल डर जाएंगे, गलत था। मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के बाद केजरीवाल डर जाएंगे। हर आदमी केसीआर नहीं होता, जो बेटी के एक नोटिस से डर के मोदी मोदी कहना शुरू कर दे। लोग लालू यादव भी होते हैं, लोग आरजेडी भी होते हैं, नीतीश भी होते हैं, शरद भी होते हैं, ममता भी होती है, तेजस्वी भी होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं। लोग लड़ रहे हैं, संजय भी होते हैं, संजय सिंह निष्कासन के बाद भी डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रयास करेंगे। देखिए, इनके पास और क्या बचा है मुझे बताइए, ये प्रयास ही कर सकते हैं। ये तोड़ने के बाद देखेंगे कि और कितने कमजोर होते हैं। जी, वैसे भी हारना है, वैसे भी हारना है। यदि इनको तोड़ा नहीं तो भी हार है, और तोड़ के देखा तो कोई जीत का चांस है, नहीं तो हार तो है ही। दे हैव नथिंग टू लूज। टाइगर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं, और कर इसलिए रहा हूं क्योंकि आज मोदी जी ने बहुत ही रेखांकित करके कहा कि ये जो राजस्थान की जो ये लाल डायरी है, ये जो रेड डायरी है, ये बताएगी कि क्यों इनको नींद नहीं आ रही। और इसका मतलब ये जो लाल डायरी है ये गजब ढाने वाली है। आपको लगता है कि अगर अशोक गहलोत को, मान लीजिए अगर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, इनको अगर संजय मिश्रा ने जेल भेज दिया, लाल डायरी में फंसाया, जिस भी डायरी में फंसाया, अगर जेल भेज दिया, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिएक्शन राजस्थान में क्या होगा? जेल में रह के चुनाव जीतेंगे। क्यों? पूरा राजस्थान की अस्मिता पे हमला होगा। पहले ही वसुंधरा को किनारे पे लगा के, महारानी साहब को किनारे पे लगा के एक हमला तो आपने कर दिया अस्मिता पे, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर ही नाराज है। उसके बाद इस देश का पूरा ओबीसी आंदोलित होगा। जी, राजस्थान की जनता फिर आएगी। मतलब लाल डायरी उल्ट बिल्कुल ढोकला चटनी के साथ खाया जाता है, दाल बाटी के दाल के साथ नहीं। ये राजस्थान वाले समझा देंगे। जी, अभी अस्मिता की लड़ाई होगी। अगर बघेल को जेल भेजा, महाराष्ट्र के, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की लड़ाई है, बंगाल में बंगाली वर्सेस गुजरात की लड़ाई है। अब राजस्थान भी आप कह रहे हैं? राजस्थान तो अपनी अस्मिता के लिए जाना जाता है साहब। राजस्थान तो इतिहास है उनका अस्मिता का। मात्र महाराणा प्रताप की घोड़ी चेतक की मां गुजराती थी, ये बोलने से आप संबंध नहीं स्थापित कर सकते। नहीं तो, लेकिन आज उन्होंने जो ये लाल डायरी की बात करी, सब कुछ ये जो डरा रहे थे, धमका रहे थे, ये क्या था फिर मोदी जी का? ये लोगों को परसेप्शन बनाने की बात है, क्योंकि घोड़ा को जब निकाल दिया सरकार से, तो उसने जो डायरी भी दिखाई है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू डायरी है, जिसके पन्ने पे कुछ लिखा भी नहीं है। जी, 3 साल पहले डायरी चुराई उसने, और वो डायरी जो है उसके पहले लिखी गई होगी। कम से कम डायरी की उम्र 4-5 साल तो होगी। ब्लैकमेल टैक्टिस है ये, ब्लैकमेल टैक्टिस है, विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास है। जी, टाइगर, जो आदमी कहता है कि अशोक गहलोत के कहने पे, अशोक गहलोत का भक्त होने के नाते, जो 150 सीआरपीएफ जवानों के बीच जान की बाजी लगा के डायरी चुरा के लाता है, वो आदमी डायरी जलाता क्यों नहीं जब अशोक जी ने कहा? तो वो कैसे सोच सकता है कि आने वाले समय में मेरे साथ कुछ होगा तो मैं इसका ब्लैकमेल करके यूज करूंगा? जी, जो भक्त, मतलब ये हनुमान जी
सीता जी को ढूंढने के लिए लंका गए, इसीलिए गए कि वो राम के असीम भक्त थे। जी कल जी वो वापस आके कहे कि मैंने 2 चीजें दबा के रखी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि राम जी को निपटाना है मेरे को एक दिन, तो वो भक्त नहीं कहलाता, वो अपॉर्चुनिस्ट है। जी टाइगर, एक चीज और अगर हम देखें, लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम मोदी जी की पिछले 3 दिनों की 3 स्पीच देखें, तीनों भाषण अगर हम मोदी जी का देखें, तो इसमें एक अजीब सी बौखलाहट लगती है। कभी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बीच में ले आते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को ले आते हैं, आज महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट लिया है, कभी लाल डायरी की बात करते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे विपक्ष से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बौखलाए हुए, ये जो बौखलाहट है कि जहां आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्होंने 9 साल में कभी नहीं करी, ये जो बौखलाहट है, ये जो गुस्सा है उनका, इसका कारण क्या है? गुस्सा नहीं है, सही शब्द यूज किया आपने, बौखलाहट है। बौखलाहट में आदमी अक्सर छिछोरेपन का काम करता है, और ये तीनों भाषण छिछोरेपन के बहुत बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं। इंडिया शब्द को लेके खेले वो पहले, अब खुद ही क्विट इंडिया बोल रहे हैं। जी अब जब वो क्विट इंडिया बोल रहे हैं तो वो इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला इंडिया नहीं है, इंडियन मुजाहिदीन वाला इंडिया नहीं है। मतलब आप कितने जल्दी बदल जाते हैं। नीतीश कुमार तो यूं ही बदनाम है पलटू राम के लिए, वो तो बेचारे 3 महीने लगा देते हैं, ये तो 3-3 घंटे में बदलते हैं। कल तक इंडिया से नफरत करने वाला आदमी क्विट इंडिया कह रहा है। महात्मा गांधी ने ये मंत्र दिया था, क्विट इंडिया। ये आने वाले 100 जन्मों भी जन्म ले तो महात्मा गांधी नहीं बन सकते। ये तो महात्मा गांधी का नाम भी नहीं लेना चाहिए इनको, क्योंकि महात्मा गांधी का उससे भी अपमान होता है। और ये महात्मा गांधी की क्विट इंडिया को कह रहे हैं कि क्विट इंडिया, जब पूरा इंडिया उनके साथ था। और महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया ब्रिटिशर्स को कहा था, जो देश के आक्रांता थे। यदि आज आप इंडिया के घटक दलों को आक्रांता कहते हैं, तो क्या आप बंगाल की जनता का अपमान नहीं करते? क्या आप बिहार की जनता का अपमान नहीं करते? क्या आप अखिलेश का अपमान नहीं करते? 125 विधायकों का अपमान नहीं करते? उन करोड़ों मतदाताओं का यूपी का अपमान नहीं करते? क्या आप शरद पवार का अपमान नहीं करते? क्या आप शिवसेना का अपमान नहीं करते? और शिवसेना और शरद पवार का अपमान ये इनका नहीं है, इनको भी लोगों ने साथ दिया है, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने उनको भी मतदान दिया है, तो क्या उनका अपमान नहीं करते? पूरे तमिलनाडु की जनता ने स्टालिन को जितवाया है, तो क्या तमिलनाडु की जनता का अपमान नहीं है? इन्हें आप ब्रिटिशर्स के साथ तोलते हैं, आक्रांता कहते हैं। राजनीति में लड़ाई सामने की लड़ी जाती है। आप तो अंग्रेजों के मूर्तिमंत उदाहरण हैं, तोड़ो फोड़ो और राज करो। जी लास्ट कमेंट चलते चलते टाइगर, 2019 में मोदी जहां खड़े थे 2019 में, और 2024 यानी कुछ महीने बाद 2024 में आपको मोदी कहां खड़े होते हुए दिख रहे हैं? 2019 से भी पीछे। 2019 में पुलवामा इसीलिए करवाया गया, मैं करवाया इसलिए बोलता हूं क्योंकि सतपाल मलिक ने खुद कहा, गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर के, होने दिया पुलवामा, क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। इस बार तो पुलवामा भी काम नहीं आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मोदी इन 9 साल में या अपने पॉलिटिकल कैरियर में सबसे कमजोर जमीन पर है, कमजोर जमीन पर है। और ये संजय मिश्रा काम नहीं आएंगे 45 दिन। ये अब क्या होता है सर, अभी भी कोरोना अपने देश में है, कोरोना देश से निकल नहीं गया है, लेकिन अब कोरोना के लिए अपनी बॉडी इम्यून हो गई है। मैं कई लोगों को अभी भी बोलता है कि वो लोग बोलते हैं कि अरे कोरोना टेस्ट किया तो कोरोना हो गया, तो फिर 4 दिन में फील्ड ऑफिस में आ गया। कोरोना अब मलेरिया जैसा हो गया है, हमारी बॉडी ने इम्यून कर लिया है उस कोरोना के जीवाणु को। तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अब इम्यून कर लिया है। ये 2 दिन का बुखार हो गया है,
अब ये वो बुखार नहीं हुआ जिससे मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम अपने देश का ठीक करता है। जी। अब किसी को ईडी सीबीआई का डर नहीं लगता, क्योंकि भ्रष्टाचारी वो नहीं है। आज के डेट में यदि भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाली जाए ईडी और इनकम टैक्स के लिस्ट के अनुसार, अशोक वानखड़ी, दीपक शर्मा की लिस्ट नहीं, जो सीबीआई, जो इनकम टैक्स और ईडी के जो लोग भ्रष्टाचारी है उनके लिस्ट में वो सारे भाजपाई हो गए हैं। तो भ्रष्ट कौन? भ्रष्टाचार की लड़ाई कौन लड़ रहा है? किसके खिलाफ लड़ रहा है? किसको बता रहा है? भाई इतना देश को मूर्ख ना समझे प्लीज। जी टाइगर, मैं आपकी बात समझ गया। आपने जो इशारा किया वो ये किया कि अब क्योंकि चंद महीने बचे हैं फाइनल होने में देश का 2024 का, और अब चाहे ईडी के जरिए किसी को जेल भेज दें, ब्लैकमेल करें, मुकदमा लिखें, गिरफ्तार करें, पार्टी तोड़ने की कोशिश करें, आपका कहना है कि ये बूमरैंग होगा, ये हर दांव उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अब मोदी के हाथ से वक्त निकल चुका है, निकल नहीं रहा, निकल चुका है। टाइगर, आप आए और आप बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े, और आपने जिस तरह से आपने ये कहा कि चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, अब कुछ होने वाला नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला है। देखते हैं आज अगर मोदी सबसे कमजोर विकेट पर खड़े हैं तो देखेंगे 2024 में और क्या होता है। पर ये 45 दिन पे वो भी हम लोग दोनों लोग गौर से देखेंगे, और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इन 45 दिनों में क्या संजय मिश्रा दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाते हैं, या संजय मिश्रा मोदी जी की राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं ईडी के हथियार के जरिए, ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा। बहरहाल टाइगर, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।